उनका सीईटी में महाराष्ट्र में वो 8th थे ड्यूरिंग द सीईटी, और सुपर स्पेशलिटी सीईटी में ही हैड रैंक 6th इन महाराष्ट्र। वेरी मेरिटोरियस स्टूडेंट, हमेशा 10th के बोर्ड में आ चुके हैं, 12th में बोर्ड में आ चुके हैं, और सारे उनके जो भी MSMCH एग्जामिनेशन से ही हैड पास्ड विद ब्रिलियंट कलर्स। बहुत मेहनत के साथ हॉस्पिटल का प्लेस लिया, पहले रेंट पे लिया, उसके ऊपर बहुत मेहनत किया उन्होंने 2.5 to 3 years। उसके बाद वो जगह उन्होंने खरीदी। सो इट वाज अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर हिम एंड फॉर हिज फैमिली ऑल्सो। फर्स्ट वीक तो थोड़ा नॉर्मल ही थे, कुछ नहीं हुआ उनको 8th डे से बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। फीवर आने लगा, फीवर आने के बाद ब्रेथलेसनेस आने लगा, कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट आ चुका था। फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, इसलिए हम लोग ने डोंबिवली से उनको वोकाट हॉस्पिटल में एडमिट किया, मुंबई सेंट्रल। वहाँ पे भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं आया, उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। वेंटिलेटर पे भी उनको सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए फाइनली उनको एक्मो में डालना पड़ा। एक्मो का जो ट्रीटमेंट है बहुत कॉस्टली था, सब बैंक्स बंद थे, सब कुछ इतना बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सर्विसेज कुछ अवेलेबल नहीं थे। इट वॉज अ हार्ड टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू गैदर अप फाइनेंस and we all were in stress because his condition was not improving। उनके पूरे इस ट्रीटमेंट के लिए हमको अराउंड 35 lakhs का पूरा जो भी है फाइनेंस लगा। हमने एंड तक बहुत कोशिश की, उनको हर टाइप की ट्रीटमेंट हमें देने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। We have struggled so much after Pankaj's death. I have struggled so much. I have struggled to build up a lab after his death. But then also, we are trying to meet up our ends because we have lost an earning person from our family. बाद में और एक सोर्स ऑफ इनकम जब बंद होता है, तब दूसरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ता है। हम रुक तो नहीं सकते। जो भी बची हुई जो फैमिली है पीछे, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे डिपेंडेंट, एक छोटा सन है, बाकी कोई भी हमारे फैमिली में अर्निंग मेंबर ऐसे कोई नहीं था मुझे छोड़ के। मुझे मेरा पर्सनल लॉस, मेरा पर्सनल ग्रीफ मुझे भी थी। वो सब कुछ उससे उभर कर मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम पहले जनरेट करना था मेरी फैमिली के लिए। एक सेटअप को क्लोज करके जब कोई डॉक्टर एक दूसरा सेटअप ओपन करता है, तो उसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और लोन लेना पड़ता है। उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उसकी जो इक्विपमेंट रहती है, जैसे साधन सामग्री लगती है ये सब क्रिएट करने के लिए, उसके लिए और फाइनेंस लगता है। तो मेरे पास तो और कुछ फाइनेंस बचा ही नहीं था कि मैं कुछ उस पैसों से कुछ और क्रिएट कर सकूँ, इसलिए वापस से मुझे लोन लेना पड़ा। एग्जिस्टिंग लोन जो सर का था, उसके तो EMI चल रहे थे, बैंक्स तो किसी के लिए रुकते नहीं है। उसके साथ मुझे मेरा पर्सनल एक लोन लेना पड़ा, जिसके EMI ऑलरेडी स्टार्ट हो गए।
तो नाउ हमारी फैमिली जगल कर रही है कि पहले के EMIs भर रही है, मेरे खुद के जो इंस्ट्रूमेंट्स और सेटअप के EMI हैं हम लोग वो भर रहे हैं। पेरेंट्स क्या तो ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी हेल्थ के इश्यूज़ चलते रहते हैं। मेरे लैब का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मुझे भी बहुत सारा फाइनेंस लोन से लेना पड़ा, उसके EMIs हैं। मेरे सन का एजुकेशन तो पूरा ही बाकी है बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी स्मॉल राइट नाउ। मेरे लैब का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मुझे भी बहुत सारा फाइनेंस लोन से लेना पड़ा, उसके EMIs हैं। मेरे सन का एजुकेशन तो पूरा ही बाकी है बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी स्मॉल राइट नाउ। मेरा एक 2.5 years का सन है, तो उसकी पूरी एजुकेशन, उसका पूरा फ्यूचर या अभी 2.5 years का, जब उनकी डेथ हुई तब वो सिर्फ 1.5 years का था। सिंगल पेरेंट का जो भी आगे चैलेंजेस हैं वो तो ऑब्वियसली है। मेरे सन का एडमिशन, उसका जब उसे सब पता चलेगा तब उसका जो भी मेंटली उसके ऊपर जो एक बर्डन पड़ने वाला है, जो उसको फेस अप करना है बाद में। तो ऑल दीज थिंग्स आर द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। बहुत कुछ चीज़ें ज़रूरत है, मेरी मेहनत और हार्डवर्क तो है ही, उसके लिए फाइनेंस की तो ज़रूरत होगी ही बिकॉज हर कोई चीज़ मेडिकल में इसी बात पे रुकती है कि फाइनेंशियल कितना बैकअप है आपके पास। मेरे पास स्किल है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास डेडिकेशन है, लेकिन जब तक फाइनेंसेस नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऑल द डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर इंश्योरेंस हमने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ सबमिट किया था। बाद में जब रिजेक्शन लेटर आया, रिजेक्शन लेटर तो एक्चुअली हमको बताया भी नहीं गया कि आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया है। हम लोग ने बहुत सारे फॉलोअप्स किए, पूछे, तभी उन्होंने हमको रिजेक्शन लेटर दिया। ऑलमोस्ट आई थिंक 1 month के बाद, बहुत सारे फॉलोअप्स के बाद वो रिजेक्शन लेटर हमको मेल पे आया। उसमें से साफ साफ लिखा था कि गवर्नमेंट के कोविड सेंटर में सर ने सेवा नहीं दी, इसलिए उनका इंश्योरेंस रिजेक्ट हुआ है। तो ये कितनी दुख की बात है कि उन्होंने सेवा गवर्नमेंट में नहीं दी, इसलिए उनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। कोविड की सेवा सिर्फ गवर्नमेंट में देने के बाद ही आप किसी को एक्नॉलेज करोगे। प्राइवेट सेटअप्स में भी तो पेशेंट्स थे, उनकी भी तो सेवा हुई। और कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो PHC में सेंटर्स थे, उधर भी फीवर क्लिनिक्स निकाले थे, उधर भी सारे जो प्राइवेट सेटअप के डॉक्टर्स हैं उधर भी उन्होंने सर्विस दिया था। सब डॉक्टर्स ने मिलके, उनका शेड्यूल लगा था, उस शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने सारे फीवर के पेशेंट्स लोग OPD में देखते थे। एक दिन में 80 लोग, 100 लोग वो फीवर के देखते थे, जब भी कि फीवर ही एक सिम्टम था कोविड का। तो ये कितना रिस्क था। इन सब के बावजूद भी, मतलब दिस इज़ रिडिक्यूलस। ये जैसे है कि कोविड वॉरियर्स के काम का मजाक उड़ाना है, इससे कम नहीं है ये। जिन्होंने बहुत सारी जानें बचाई, उनके लिए अगर आप उनकी डेथ के बाद कुछ कर नहीं सकते, तो आई थिंक इंडिया को इसके बारे में कुछ जल्द से जल्द सोचना चाहिए। गरीब फैमिली से इतना शिक्षण लेके तो आया हुआ लड़का, इसकी बीवी हो, 1.5 साल का बच्चा हो, और पीछे माँ बाप की जिम्मेदारी है, सास ससुर की जिम्मेदारी है, लोन लेके हॉस्पिटल खड़ा किया हुआ है। ये मैडम जब आप बोल रहे हैं, इनका हर एक शब्द ये कान में नहीं जाता है सर, ये यहाँ जाता है। ये प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से, आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र से, इनसे मेरी दरख्वास्त है, अगर इनके शब्द हमारे दिल में यहाँ चीर के जाते हैं, हमारे आंखों में आंसू आते हैं, आपके दिल में चीर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डॉक्टर प्राइवेट हो या जो भी डॉक्टर गवर्नमेंट में हो, ये सब डॉक्टर अगर कोविड का काम कर रहे हैं और कोविड के काम करते वक्त उनको कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस जो है
ये इंश्योरेंस कोविड के काम करने वाले लोगों को होना चाहिए। और ये इंश्योरेंस में हर डॉक्टर, जो भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनको इंश्योरेंस से कवर मिलना चाहिए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी अगर डेथ होती होगी तो इन सब लोगों को इंश्योरेंस करना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो उनकी फैमिली जो है, जो कमाने वाला डॉक्टर है, वो अगर जाता है तो फैमिली को प्रॉब्लम होते हैं। उसका जो है वो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट में लेना चाहिए। ये तो वॉर ही है। वॉर फ्रंट पे जो भी जाता है, डॉक्टर हो या फ्रंट लाइन वर्कर हो या हेल्थ केयर वर्कर हो, वो अगर जल्दी निकल जाता है कोविड का संक्रमण होने के बाद, तो उसे कॉम्पनसेशन तो होना ज़रूरी हो जाता है। जो कोरोना में काम करने वाले वॉरियर्स है, जिसमें जिनकी डेथ हो गई है, उनको 50 लाख रुपए का एक पैकेज ये दे रहे हैं। ये बीएमसी के लिए है, बीएमसी के जो वर्कर्स हैं। नहीं, यदि कोविड में काम किया होगा, उसके पास में सर्टिफिकेशन होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसको प्राइवेट में है तो उसको नहीं देना चाहिए या गवर्नमेंट में है तो उसको देना चाहिए। ये थोड़ा इस पे गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। जिस तरह का डिफरेंसेस है कि नहीं गवर्नमेंट को करेंगे, प्राइवेट को नहीं करेंगे, ये गलत धारणा है। ये बहुत ही गलत है कि आप डॉक्टर्स को गवर्नमेंट सेटअप में काम करने वाले डॉक्टर्स, प्राइवेट सेटअप में काम करने वाले डॉक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बिकॉज एवरीबडी डॉक्टर, फिर चाहे वो कहीं भी उसने उसकी सेवा दी हो, उसने बहुत खुद की जान और उसके फैमिली की जान जोखिम में डालकर ही काम किया है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने का कुछ सवाल ही नहीं है। अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो आप उनके काम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो।